राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत में अन्याय से लड़ने के लिए एक नया मंच लॉन्च किया है। सिब्बल ने कहा है कि देश में अन्याय से लड़ने के लिए विपक्षी नेताओं और पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे सिब्बल विपक्षी एकता में केंद्र स्थान पर रहने में सक्रिय होंगे, देखते हैं रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल अपनी इंसाफ के सिपाही वेबसाइट को विपक्षी एकता के केंद्र में लाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। सिब्बल ने इसी वेबसाइट को मार्च में लॉन्च किया था। सिब्बल ने दावा किया है कि यह मंच केंद्र सरकार के अन्याय से लड़ने के लिए शुरू किया गया है। सिब्बल ने अपने साथी वकीलों और गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से वेबसाइट के माध्यम से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। अब उन्होंने विपक्षी एकता के लिए अपने मंच का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार का विरोध कर रहे तमाम विपक्षियों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मंच तैयार करने का अनुरोध किया है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्लेटफॉर्म इंसाफ के सिपाही वेबसाइट भी हो सकता है। सिब्बल के प्रस्ताव को राजनीतिक विश्लेषक सकारात्मक मान रहे हैं। उनके मुताबिक विपक्ष को बीजेपी से लड़ने के लिए एकता और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसके अलावा बीजेपी का सामना नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो राजस्थान में काफी समय से सचिन पायलट और गहलोत के बीच मतभेद की खबरें और अफवाहें आ रही हैं। अब राजस्थान में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पायलट और गहलोत के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या पायलट अनशन और कांग्रेस का विरोध बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं? क्या है राजस्थान की सियासत का खेल, देखते हैं रिपोर्ट में। राजस्थान की सियासत रंग बदलती देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के कदावर नेता सचिन पायलट खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। इससे राजनीतिक पार्टियों से यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं पायलट? क्या पायलट अब बीजेपी में जाने के मूड में है? क्या पायलट चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या पायलट भी बीजेपी के इशारे पर राजे को निशाना बना रहे हैं? क्या राजस्थान में पायलट के कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी राजे और गहलोत को निशाना बना रही है? इन सवालों का जवाब चुनाव से पता चल सकता है। क्या पायलट कांग्रेस राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, या हो सकता है कि आलाकमान उन्हें गहलोत की जगह सीएम बना दे? लेकिन मौजूदा समीकरणों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या पायलट बीजेपी में शामिल होंगे? बीजेपी के इशारे पर पायलट राजस्थान में सियासी समीकरण साध रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच अनबन चल रही है, जिसे देखकर बीजेपी भी वसुंधरा राजे को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है। अब राजस्थान में चुनाव बाद ही पता चलेगा कि किसकी नैया पायलट पार लगाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा में शामिल होने का प्रायश्चित करने के लिए 4 महिलाओं को जमीन पर रेंगने के लिए बाध्य किया गया। यह आरोप बीजेपी नेताओं ने TMC पर लगाया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्यों महिलाओं को मिली सजा? इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? कौन खेल रहा है गंदी राजनीति? आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 महिलाओं को सड़क पर रेंगते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पहुंचकर फिर से पार्टी की सदस्यता लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने की खबर सामने आई है। इसका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं को सड़क पर रेंगते हुए देखा गया। ये घटना बालूर घाट की बताई जा रही है, जहां वीडियो में 3 आदिवासी महिलाओं ने सड़क पर दंडवत करके रेंगते देखा गया। इसके बाद इन आदिवासी महिलाओं ने TMC ज्वाइन किया है। ये महिलाएं इसके एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजमूदार ने इसका वीडियो ट्वीट करने की साथ ही TMC पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताने के लिए कर रही है। भाजपा ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने का भी ऐलान किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने इस घटना को आदिवासियों का अपमान बताया और आदिवासी समुदाय से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी।
हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सर्वोच्च न्यायालय की उसकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीती 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में 51 जगह पर रूट मार्च रैली निकालने का ऐलान किया था। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। डीएमके सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका के चलते आरएसएस की रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। डीएमके सरकार ने आरएसएस की रैली को इजाजत देने से इनकार की वजह बताते हुए कहा कि जब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, ऐसे वक्त में आरएसएस और अन्य संगठनों को रैली निकालने और जनसभा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो उत्तराखंड में अवैध मजारों के मामले ने तूल पकड़ रखा है। प्रशासन की टीमें लगातार अवैध मजारों की मार्किंग कर उनके खिलाफ कार्यवाही में जुटी हुई हैं। इसी बीच एक मजार से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के मौलाना ने जो दावा किया है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। रामनगर और कालाडूंगी के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मजार के नाम पर अतिक्रमण चरम पर है। यहाँ अवैध मजार बनाम अवैध मंदिर की कहानी भी सामने आ रही है। मजार से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के मौलाना ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बताया है कि यहाँ हर चीज का इलाज है। मौलाना दावा करते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए 3 महीने का ऐसा कोर्स होता है जिससे बच्चे भी हो सकते हैं। यही नहीं, नौकरी भी लगवाई जाती है। इसके साथ ही मकान, दुकान, कारोबार, शादी ब्याह और कोर्ट कचहरी के मामले के लिए भी दुआएं की जाती हैं। साथ ही जड़ी बूटियों से भी इलाज किया जाता है। यह मजार 50 साल पुरानी है। बता दें कि मजार पर लगे बोर्ड में साफ लिखा है कि यहाँ झाड़ फूंक होती है। बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारे बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से अब तक सैकड़ों मजारों को सरकार द्वारा ध्वस्त भी कराया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सफर पर निकल गया है। इस बार अतीक अहमद को उसी रूट से लाया जा रहा है। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस टीम ही इस बार भी भेजी गई है, लेकिन अब अतीक को लगता है डर। आखिर क्यों? देखते हैं अंदर की बात। 16 दिनों के भीतर अतीक अहमद एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाने की योजना। कई घंटों की कागजी कार्यवाही के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक ने जेल से निकलते ही कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद है। एक बार फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल गया। एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है और जुबा पर दहशत, जैसा पिछली बार दिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स टीके को वयस्कों के लिए हेटेरोलोगस बूस्टर खुराक के तौर पर कोविन पोर्टल में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि कोवोवैक्स अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। कैसे फिर कोरोना की झंझट से लोगों को मिलेगी राहत, देखते हैं रिपोर्ट में। कोरोना की चौथी लहर के सामने उसका ब्रह्मास्त्र वैक्सीन अब उपलब्ध है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि कोवोवैक्स अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। अदार पूनावाला ने ट्वीट किया कि चूंकि ओमिक्रॉन XBB और उसके वेरिएंट के साथ कोविड के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, यह बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकता है। मैं बुजुर्गों के लिए सुझाव दूंगा, मास्क पहने और कोवोवैक्स बूस्टर ले, जो अब कोविन ऐप पर उपलब्ध है। ये सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार है और अमेरिका एवं यूरोप में स्वीकृत है। कोवोवैक्स की कीमत 225 रुपए प्रति खुराक होगी।
उसके अलावा कीमत पर जीएसटी भी लागू होगा। हेटेरोलोगस बूस्टर का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने पहले कोई टीका लगवाया हो तो उसे बूस्टर खुराक के तौर पर किसी अन्य कंपनी का टीका लगाया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 27 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसके बाद सोमवार को इसे कोविन पोर्टल के लिए मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सलमान खान को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। 10 अप्रैल को सलमान खान को अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर लॉन्च के रात ही एक अज्ञात शख्स ने मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम से फोन करके सलमान को जान से मारने की धमकी दी। आखिर क्यों बार बार मिल रही है भाईजान को मारने की धमकी, देखते हैं अंदर की बात। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक्टर को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वो 30 अप्रैल को सलमान खान को मार देगा। सुपरस्टार को लेकर ये कॉल सोमवार रात 9 बजे आई है। 10 अप्रैल को सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर लॉन्च की रात ही मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में सलमान को लेकर एक धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने फोन पर अपना परिचय जोधपुर के गौरक्षक रॉकी भाई के रूप में दिया है। शख्स ने पुलिस को कॉल करते हुए कहा कि वो 30 अप्रैल को सलमान खान को खत्म कर देगा। मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। अभिनेता सलमान खान का नाम साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में आया था। तब से ही बिश्नोई समाज उनका विरोध करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद से सीमा पार गैरकानूनी हथियारों की सप्लाई पर जमकर फटकार लगाई है। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह की साजिश पाकिस्तान कर रहा है उनमें पाकिस्तानी अधिकारियों का भी हाथ है। भारत ने इसके साथ ही सुरक्षा परिषद से भी अपील की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कहा कि वह सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि ये सब पड़ोसी देश के अधिकारियों की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत का इशारा जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात को विनियमित करने वाले समझौते के उल्लंघन पर चर्चा हुई। इस दौरान उनके जोखिम पर भी बात की गई। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रसार के मामले में संदिग्ध रुख और छवि वाले कुछ देश आतंकवादियों के साथ सांठगांठ करते हैं। ऐसे में इन देशों को उनके कुकृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। परिषद की अध्यक्षता अप्रैल महीने में रूस के पास है। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्यात भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजदूत ने कहा कि ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब संवेदनशील वस्तुओं और तकनीकों को कपटपूर्ण तरीके से हासिल करने और परमाणु हथियारों के प्रसार में भूमिका रखने वाले राष्ट्रों की आतंकवादियों और अन्य राज्योत्तर तत्वों के साथ सांठगांठ है। कंबोज ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा ज्यादा मात्रा में छोटे हथियारों को हासिल करना बार बार याद दिलाता है कि वे बिना राष्ट्र के प्रयोजन और समर्थन के अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में हम ड्रोन द्वारा सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो उन क्षेत्रों का नियंत्रण करने वाले अधिकारियों के सक्रिय समर्थन के बिना संभव नहीं है। उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था। भारत के सीमा बल हथियार और मादक पदार्थ ला रहे पाकिस्तानी ड्रोन को अक्सर मार गिराते हैं। इस बार सबसे हाल की घटना 1 अप्रैल की है, जब बीएसएफ ने कहा कि उसके जवानों ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। यह मध्य मार्च के बाद दूसरी ऐसी घटना है। कंबोज ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तरह के व्यवहार की निंदा करने और ऐसे राष्ट्रों को उनके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराने की अपील की है। रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेम्बेजिया ने परिषद को बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन की सरकार को हथियार देने के खतरनाक परिणामों से निपटने के लिए बार बार सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो गॉप इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए अमेरिका से आ रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान, जिसका नाम है B-1B लांसर। पहली बार भारत आ रहे 2 अमेरिकी B-1B हैवी बॉम्बर एक बेस से दुनिया में कहीं भी मिलिट्री मिशन अंजाम देने में सक्षम है। आइए जानते हैं B-1B लांसर की खूबियों के बारे में। नाम है B-1B लांसर। साउथ डकोटा के एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस के 28वें बॉम्ब विंग का लंबी दूरी का बम वर्षक किसी भी तरह के गाइडेड परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। B-1B लांसर बम वर्षक लंबी दूरी का विमान है। सामान्य भाषा में अमेरिकी सैनिक इसे बॉन कहते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 104 बम वर्षक है।
इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू लगते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल है। B-1B लॉन्चर की लंबाई 146 फीट है, विंग स्पैन 137 फीट है और उसकी ऊंचाई 34 फीट है। जब इसमें हथियार नहीं लगे होते तब इसका वजन 27,090 किलोग्राम रहता है। हथियारों के साथ 2.16 लाख किलोग्राम हो जाता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह 1,531 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। यह एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 6 एक्सटर्नल हाई पॉइंट्स है, यानी हर 23,000 किलोग्राम वजन के बम रख सकता है। इसमें कई तरह के बमों का मिश्रण लगाए जा सकते हैं। MK-82 जनरल पर्पस बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक सी माइंस क्लस्टर बम, CBU-105 विंड करेक्टेड म्यूनिशंस डिस्पेंसर, जाइडेम JPS गाइडेड बम, लेजर गाइडेड जाइडेम बम, GBU स्मॉल डायमीटर बम, AGM-154 ज्वाइंट स्टैक ऑफ वेपन, AGM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। इनके अलावा B-61 और B-83 परमाणु बम भी इसमें लोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 इंटरनल बम है, यानी 34,000 किलोग्राम वजन के बम लगा सकते हैं। इसका रडार सिस्टम इतना तगड़ा है कि दुश्मन के किसी भी हथियार की जानकारी हासिल कर लेता है। इसमें डिफेंसिव जैमिंग सिस्टम भी है, यानी दुश्मन के इलाके में जाते ही उनकी सिस्टम को जाम कर सकता है। B-1B लॉन्चर बम वर्षक के 3 वेरिएंट्स है। पहला B-1A, B-1B और B-1R। इनके वेरिएंट्स स्ट्रेटेजिक एयर कमांड, एयर कॉम्बैक्ट कमांड और एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। इन बम वर्षकों से सीरिया में दामिश्क पर हमले किए गए थे। इसके अलावा लीबिया में भी हमले किए गए थे। इसी बम वर्षक से सद्दाम हुसैन और उसके 2 बेटों को मारने का असफल प्रयास भी किया गया था। भविष्य में इस बम वर्षक में हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 ARRW लगाने की योजना है। यह मिसाइल 1600 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर मार करती है। इसकी गति 7,962 किलोमीटर से 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है, यानी इस B-1B बम वर्षक के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन बेहद घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।